एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ह्यूमन आई दैट यूजेस द लाइट एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के बारे में और जो लाइट वो यूज करता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। We will also use the idea of refraction of light in some optical phenomena in nature, that is rainbow formation, twinkling of star, blue and red color of sky, etc. तो इसमें क्या देखेंगे हम, कुछ ऑप्टिकल फेनोमेनास को दिखेंगे कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, कलर ऑफ स्काई ब्लू और रेड क्यों होता है। तो सबसे पहले है ह्यूमन आई, अ सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। ह्यूमन आई क्या होता है, बहुत सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। इट एक्ट्स लाइक अ कैमरा, इनेबल अस टू कैप्चर द कलरफुल पिक्चर ऑफ द सराउंडिंग। ये कैसे काम करता है, एक कैमरा की तरह काम करता है जो हेल्प करता है पिक्चर को कैप्चर करने में। इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव सरफेस रेटिना। तो ये क्या करता है, इमेज बनाता है कहाँ, रेटिना पे। कैसी इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो यहाँ पे दिया भी है आई का डायग्राम। तो सबसे पहले है क्रिस्टलाइन लेंस, फिर उसके बाहर एक्वस ह्यूमर, फिर प्यूपिल, फिर आइरिस, फिर कॉर्निया और विट्रस ह्यूमर जो अंदर वाला पार्ट है, फिर ऑप्टिकल नर्व, फिर रेटिना जो लेयर है जो अंदर वाली वो है रेटिना, फिर है सिलेरी मसल्स। द वेरियस पार्ट्स ऑफ आई एंड देयर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या दिया है, अलग अलग पार्ट्स और उनके फंक्शंस। पहला है कॉर्निया, इट इज अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स। ये क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन है जहां से क्या लाइट अंदर आती है। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट ब्लग ऑन फ्रंट ऑफ आई बॉल। ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंट ब्लग फॉर्म करता है कहाँ पे, आई बॉल पे। मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। ज्यादातर रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया पे होता है। आई बॉल, इट इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। आई बॉल क्या होता है, ये किस शेप का होता है, स्फेरिकल होता है और इसका डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। आइरिस, इसके बाद है इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, इट इज बिहाइंड कॉर्निया। आइरिस क्या होता है, एक मस्कुलर डायफ्राम होता है, ये क्या कंट्रोल करता है, कॉर्निया के साइज को घटाता बढ़ाता है, और ये कहाँ होता है, कॉर्निया के पीछे। इसके बाद है प्यूपिल, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये क्या कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर आएगी। इट इज द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड लेंस। ये क्या है, ब्लैक ओपनिंग है कहाँ पे, एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में। इसके बाद है क्रिस्टलाइन आई लेंस, प्रोवाइड द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। ये क्या करता है, फोकस्ड और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है कहाँ पे, रेटिना पे। इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। ये किससे बनता है, जेली लाइक फाइब्रस मटेरियल से। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्ज लाइट एट रेटिना। ये क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर हमने देखा था, कैसा था, कन्वर्जिंग नेचर था, यानी ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। इसके बाद है सिलेरी मसल्स, इट हेल्प्स टू चेंज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड हेंस चेंज इट्स फोकल लेंथ सो दैट वी कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। सिलेरी मसल क्या करता है, जो आई का कर्वेचर है उसको चेंज करने में हेल्प करता है, फोकल लेंथ चेंज कर देता है आई लेंस की, और ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने में मदद करता है। इसके बाद है रेटिना, थिन मेम्ब्रेन विद लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स। रेटिना क्या हुआ, थिन मेम्ब्रेन है और इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स होते हैं। व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना, लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब इमेज क्या बनती है, रेटिना पे बनती है, जो लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। दीज सिग्नल्स आर सेंट टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। ब्रेन एनालाइज दी सिग्नल आफ्टर विच वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। तो ये सिग्नल कहाँ जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, और इससे क्या होता है, ब्रेन एनालाइज करता है कि ये क्या चीज है और उसके बाद हम उस चीज को देख पाते हैं। अब है प्यूपिल, हाउ प्यूपिल वर्क्स, कि प्यूपिल काम कैसे करता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, you would have observed that when you come out of cinema hall after watching movie in bright sunlight your eyes get closed। आपने कई बार देखा होगा जब आप सनलाइट में रहते हैं और फिर उसके बाद अंदर आते हैं तो हमें क्या दिखाई नहीं देता है, अंधेरा छा जाता है। एंड when you
enter the hall from the bright light you won't able to see and after some time you would able to see। तो ये हमने देखा है कि जब हम लाइट में होते हैं अंदर जाते हैं तो हमें साफ दिखाई नहीं देता है। Here the pupil of eye provide an variable aperture whose size is controlled by iris। यहाँ पे क्या होता है, pupil क्या प्रोवाइड करता है, वेरिएबल एपरेचर प्रोवाइड करता है, जिसको कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। तो पहले यहाँ पे जो पहले ऑब्जर्वेशन वो क्या है, when light is bright iris contract the pupil so that less light enters the eye। तो जब लाइट क्या होती है, ब्राइट होती है, तो प्यूपिल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि कम लाइट एंटर हो। फिर उसके बाद है when light is dim iris expand pupil so that more light enters the eye। और जब लाइट क्या होती है, डिम, तो आइरिस क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, प्यूपिल को एक्सपैंड कर देता है ताकि मोर लाइट अंदर आ पाए आई में। इसके बाद है प्यूपिल ओपन कंप्लीटली व्हेन आइरिस इज रिलैक्स्ड। प्यूपिल क्या हो जाता है, पूरी तरह से खुल जाता है जब आइरिस क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है। इसके बाद है परसिस्टेंस ऑफ विजन। इट इज द टाइम फॉर विच सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आई। ये क्या है कि जो हमारे आईज में सेंसेशन होता है, इट इज अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। ये क्या होता है, 1/16 ऑफ अ सेकेंड होता है। इसके बाद है पावर ऑफ एकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। कि आई लेंस की जो एबिलिटी है किस चीज की, इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, ये क्या होता है, इसको एकोमोडेशन कहते हैं। और ये कैसे होता है, किसकी मदद से होता है, सिलेरी मसल्स की हेल्प से होता है। इसके बाद है सिलेरी मसल्स दो उससे हो सकती हैं, या तो रिलैक्स्ड होंगी या कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो जब रिलैक्स्ड होंगी तब क्या होगा, आई लेंस बिकम थिन, तब आई लेंस क्या होगा, थिन होगा। इंक्रीज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनेबल अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी जब दूर के ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख पाएंगे जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड होंगी। इसके बाद है जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आई लेंस बिकम थिक, तो आई लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। डिक्रीज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, इससे क्या होगा, हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। इसके बाद है नियर पॉइंट ऑफ आई। इट इज द 25 सेंटीमीटर फॉर द नॉर्मल आई, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। यानी 25 सेंटीमीटर क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है, यानी इसके अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो गया तो हम ऑब्जेक्ट क्लियरली सी नहीं कर पाएंगे। फॉर द पॉइंट ऑफ आई इट इज इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई, इट इज द farthest point up to which the eye can see object clearly। यानी मैक्सिमम कितना देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक हम मैक्सिमम देख सकते हैं, इसीलिए हम तारों को देख पाते हैं। इसके बाद है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बन के आता है। तो पहला है कैटरैक्ट। द इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली बिकॉज आई लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज नोन एज कैटरैक्ट। इट कैन कॉज कंप्लीट और पार्शियल विजन ऑफ लॉस। यानी कैटरैक्ट में क्या होगा, इमेज क्या होगी, हम क्लियरली सी नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, मिल्की और क्लाउडी हो जाएगा। और इसी कंडीशन को क्या कह रहे हैं, कैटरैक्ट कह रहे हैं। दिस कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ कैटरैक्ट सर्जरी। और इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, सर्जरी से हम इसे सही कर सकते हैं। इसके बाद है मायोपिया। नियर साइटेडनेस भी कहते हैं मायोपिया को। A person can see nearby object clearly but cannot see distant object distinctly। यानी मायोपिया में क्या होता है, पास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो क्लियरली दिखता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इमेज कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना के फ्रंट में फॉर्म होती है। यहाँ पे दिया है नॉर्मल आई और मायोपिक आई में। तो जो नॉर्मल आई है उसकी इमेज तो रेटिना पे बन रही है, लेकिन जो मायोपिक आई है वो बन रही है उसके रेटिना से आगे। द रीजन ऑफ डिफेक्ट, इसके क्या रीजन है, पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी जो कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक, डिक्रीज फोकल लेंथ, यानी ठीक मोटा हो गया और फोकल लेंथ हमारी डिक्रीज हो गई। एलोंगिनेशन ऑफ आई बॉल, यानी आई बॉल हमारी बढ़ गई है। इसके बाद है करेक्शन, इसके करेक्शन क्या है, करेक्शन बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कॉन्केव लेंस वो भी अप्रोप्रिएट पावर का, मतलब कि जिसका जिस हिसाब से मायोपिक आई होगी उस हिसाब से उसको कॉन्केव लेंस चाहिए होगा। इसके बाद हम आते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी फार साइटेडनेस। अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मायोपिया में क्या होगा, नजदीक का ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखेगा लेकिन दूर का दिख जाएगा क्लियरली। इमेज फॉर्म्ड एट पॉइंट बिहाइंड रेटिना, इसमें क्या होगा,
जो इमेज होगी वो रेटिना से पीछे बनेगी। यहाँ पे दिया भी है नॉर्मल आई एंड हाइपरमेट्रोपिक आई। इसके बाद है रीजन ऑफ डिफेक्ट। फर्स्ट, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, यानी जो हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाना, उसके कारण हमें दिखाई नहीं देता है नजदीक वाला। सेकंड है आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल क्या हो गई, बहुत छोटी हो गई। इसका करेक्शन क्या है, करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर, यानी कॉन्वेक्स लेंस अप्रोप्रिएट पावर का यूज करके हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रेस बायोपिया। As we become old, the power of accommodation of eye usually decreases. The near point gradually proceeds away. यानी कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, नियर पॉइंट रेसीड्स अवे, यानी दूर चले जाता है हमारा नियर पॉइंट। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। इसको क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। अब पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, आदमी को दोनों हो सकते हैं, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। रीजन ऑफ डिफेक्ट, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ स्लेरी मसल्स एंड डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। इसमें क्या होता है, जो हमारे स्लेरी मसल्स हैं वो धीरे धीरे वीक हो जाती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस क्या हो जाती है, वो भी घट जाती है। इसके बाद है इसके करेक्शंस। यूजिंग ऑफ बाईफोकल लेंस विद अप्रोप्रिएट पावर। इसमें क्या होगा, बाईफोकल लेंस हम यूज करेंगे, यानी दो लेंस हम यूज करेंगे। बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है, दोनों लेंस होते हैं, कॉन्केव भी और कॉन्वेक्स भी। अपर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव लेंस एंड लोअर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी ऊपर होता है कॉन्केव लेंस और नीचे होता है कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किससे, प्रिज्म से। प्रिज्म हैज टू ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस। प्रिज्म में क्या होता है, 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस होते हैं। दी सर्फेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ये क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं एक दूसरे पे। द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। जिस एंगल पे ये दोनों इंक्लाइंड होंगे उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। यहाँ पे दिया भी गया है, जो ए है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बन रहा है, सनलाइट आ रही है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है। एंड एंगल ऑफ, उसके बाद है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके बाद है एंगल ऑफ इमर्जेंट, जो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। और जो एंगल डी है वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, जो बन रहा है हमारी जो इंसिडेंट जा रही थी और जो इमर्जेंट जा रही है उन दोनों के बीच में। इसके बाद है एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, यानी जो एंगल है इंसिडेंट और इमर्जेंट रे का। डिस्पर्जन फॉर व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्जन किससे, व्हाइट लाइट से, जो ग्लास प्रिज्म से हो रहा है। डिस्पर्जन क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। तो व्हाइट लाइट जा रही है और वो किसमें टूट रहा है, 7 कलर्स में टूट रहा है, यानी विबग्योर में। इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ ग्लास प्रिज्म शो एक्सटिंक्टिंग फेनोमेना, यानी क्या शो करते हैं, एक्साइटिंग फेनोमेना शो करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स, यानी जो व्हाइट लाइट है उसका बैंड ऑफ कलर्स में टूटना। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, उसको क्या कहते हैं, जो बैंड ऑफ कलर होता है लाइट का उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, यानी कि विबग्योर। एंड द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्जन, और जो लाइट स्प्लिट हो रही है अपने कंपोनेंट में उसको कहते हैं डिस्पर्जन। The different component color of light bend at different angle with respect to inclined angle. The red light bends the least while violet bends the most. यानी जो अलग अलग कलर है वो अलग अलग बेंड होता है किसके रिस्पेक्ट में, इंक्लाइन इंसिडेंट एंगल के रिस्पेक्ट में। और सबसे कम कौन होता है, सबसे कम होता है रेड और सबसे ज्यादा वायलेट। इसके बाद है आइजैक न्यूटन, ही वाज द फर्स्ट हु ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म। सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, सबसे पहले स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन किया था किससे, ग्लास प्रिज्म से। ही ट्राइड स्प्लिट द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट मोर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म बट ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स, यानी उन्होंने जो स्पेक्ट्रम था उसको और तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो और उसे तोड़ नहीं पाए। He repeated the experiment using second prism in an inverted position with respect to first prism, यानी उन्होंने क्या किया, सेकंड प्रिज्म को रखा लेकिन उल्टे उसमें पहले के रिस्पेक्ट में, यानी जैसे पहला सीधा था तो दूसरा उल्टा। Allowed all colors of spectrum to pass through second prism. He found white light emerges on the other side of second prism, यानी पहले उसमें क्या हुआ कि पहले प्रिज्म से लाइट टूटी 7 कंपोनेंट्स में, उसके बाद सेकंड प्रिज्म से वो फिर से रिजॉइन होके फिर से व्हाइट लाइट बन गई। He conclude that sun is made up of 7 visible colors. उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि सन
7 विजुअल कलर से मिलकर बना है, जो कि है विबक्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसके बाद है रेनबो। इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर। इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। रेनबो क्या है? स्पेक्ट्रम है सनलाइट का, किसमें? नेचर में। ये कैसे फॉर्म होता है? जब डिस्पर्जन होता है व्हाइट लाइट का, किससे? जो रेन ड्रॉप्स हैं उनसे। इसके बाद है वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक प्रिज्म। वाटर ड्रॉपलेट कैसे एक्ट करते हैं? एज अ प्रिज्म। इट रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट एंड देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। यानी ये क्या करते हैं? पहले रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर डिस्पर्स करते हैं, और उसके बाद जब डिस्पर्जन के बाद उसको इंटरनली रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन, और उसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट करते हैं व्हेन इट इमर्जेस आउट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, और उसके बाद वो बाहर आ जाता है वाटर ड्रॉपलेट से। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। रेनबो हमेशा कैसे फॉर्म होगा? सन की अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होगा। ड्यू टू डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर रीचेस टू ऑब्जर्वर्स आई। यानी डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन से लाइट के कलर क्या होते हैं? डिफरेंट जो कलर होते हैं ऑब्जर्वर की आई तक पहुंचते हैं। रेड कलर अपीयर ऑन टॉप एंड वायलेट कलर एट ऑफ बॉटम ऑफ रेनबो। यानी रेड क्या होता है? सबसे ऊपर होता है रेनबो में, और वायलेट सबसे नीचे। इसके बाद है एट ए, यहाँ पे दिया भी है, जैसे सनलाइट आई ए पे क्या हुआ? ए पे हुआ रिफ्रैक्शन, उसके बाद ए के अंदर जाते ही डिस्पर्जन हुआ लाइट का, फिर बी पे हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद बी से बाहर आते हुए फिर सी पे हुआ रिफ्रैक्शन, और फिर से हुआ डिस्पर्जन सी के बाद, तो हमें रेनबो मिल गया। एट ए, तो यहाँ पे दिया भी है, ए पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, फिर बी पे इंटरनल रिफ्लेक्शन, और सी पे रिफ्रैक्शन और फिर से डिस्पर्जन। इसके बाद हम आते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे। अपेरेंट स्टार पोजीशन, यानी स्टार की जो हमें अपेरेंट पोजीशन मिलती है, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। ये किससे होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कीप वेराइंग, हेंस वी हैव डिफरेंट मीडियम। यानी जो टेम्परेचर और डेंसिटी है डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की, वो क्या होती है? वेरी करती रहती है, इसलिए हमें अलग अलग मीडियम मिलते हैं। डिस्टेंट स्टार एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। जो दूर स्टार हैं वो क्या करते हैं? एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एक्ट करते हैं। When starlight enter Earth's atmosphere, it undergoes refraction continuously. Due to change in refractive index, that is from rarer to denser, it bend towards the normal. यानी कि जो स्टार है वो पॉइंट सोर्स का काम कर रहे हैं, जब उनसे लाइट आ रही है वो क्या हो रही है? एटमॉस्फेयर में आते ही रिफ्रैक्ट हो रही है कंटिन्यूसली, और जो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, क्योंकि पहले रेयर में था वैक्यूम में, उसके बाद अंदर आया तो डेंसर में, तो कैसे बेंड हो रही है लाइट? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। ड्यू टू दिस अपीरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। इससे क्या होता है? जो हमें पोजीशन स्टार की मिलती है वो क्या मिलती है? अलग मिलती है उसकी एक्चुअल पोजीशन से। द स्टार अपीयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। इससे क्या होता है कि जो स्टार होगा वो अपनी पोजीशन से ऊपर यानी ज्यादा हायर दिखाई देगा। तो यहाँ पे डायग्राम भी दिया है। इसके बाद है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये भी किससे होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होता है। Distant star act like a point source of light. As a beam of starlight keep deviating from its path, the apparent position of star keeps on changing because physical condition of Earth's atmosphere is not stationary. Hence, amount of light enters our eye fluctuates, sometime bright and sometime faint. This is the twinkling effect of star. यानी स्टार क्यों ट्विंकल कर रहे हैं? क्योंकि जो लाइट उनसे आ रही है वो भी क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है बार बार, और उससे उसका पाथ चेंज हो रहा है, डेविएट हो रहा है। डेविएट होगा तो हम तक आएगा, तो उससे क्या हो रहा है कि कभी तो वो ब्राइट दिखाई दे रही है, कभी फेंट दिखाई दे रही है। इसी को हम क्या कर रहे हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं कि जो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। पहला, व्हाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। तो प्लेनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं? क्योंकि प्लेनेट की खुद की एक लाइट नहीं होती है। Planets are closer to Earth are seen as extended source of light. The collection of large number of points are source of light. Therefore, total amount of light entering our eye from all individual point source will be nullified and twinkling effect. यानी कि अलग अलग सोर्स से लाइट आ रही है और नलिफाई होके हमें कोई ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिख रहा है। और दूसरा इसका रीजन ये भी लिख सकते हैं कि प्लैनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्यों होता है? ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होता है।
because of this sun is visible about 2 minutes earlier than actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset। यानी जो रिफ्रैक्शन हो रहा है एटमॉस्फेयर उससे क्या हो रहा है, हमें सन 2 मिनट पहले राइज दिखाई देता है और 2 मिनट बाद में सनसेट होता है एक्चुअल सनसेट की। तो यहाँ पे है apparent fluttering of sun's disk at sunset and sunrise due to atmospheric refraction। ये भी किससे होता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होता है। अब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहला है टिंडल इफेक्ट, व्हेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक माइन्यूट पार्टिकल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट, मॉलिक्यूल ऑफ एयर, द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल। यानी कि जब लाइट क्या करती है, जो बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स भी कहते हैं, इनको स्ट्राइक करती है तो इसका जो पाथ होता है वो क्या दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। और इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, और इसी फेनोमेना को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ये किससे दिखाई दे सकता है, जब सनलाइट जो डेंस फॉरेस्ट है उसके कैनोपी से पास हो, यानी उसके बीच से पास हो। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। यानी जो कलर है लाइट का वो किस पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल का साइज क्या है। वेरी फाइन पार्टिकल्स यानी बहुत छोटे हुए, स्कैटर मेनली ब्लू कलर शॉर्ट वेवलेंथ, यानी वो क्या करेंगे, ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करेंगे। लार्ज साइज पार्टिकल स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ दैट इज रेड। यानी जो लार्ज कलर के, जो लार्ज साइज के पार्टिकल होंगे क्या करेंगे, रेड कलर की लाइट को स्कैटर करेंगे। और जो बहुत लार्ज होंगे वो द स्काई अपीयर वाइट। जो बहुत लार्ज होंगे वो क्या करेंगे, वो व्हाइट लाइट को ही स्कैटर करेंगे। इसके बाद है वाई क्लाउड अपीयर व्हाइट, यानी जो क्लाउड है व्हाइट अपीयर क्यों होते हैं। द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट स्कैटरिंग पार्टिकल इज वेरी लार्ज, हेंस स्कैटर्ड ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑलमोस्ट इक्वली। यानी जो हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट हैं वो क्या है, बहुत बड़े साइज के पार्टिकल हैं, तो वो क्या करेंगे, सारी कलर को स्कैटर करेंगे। इसके बाद है वाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, the molecule of air and other fine particle in atmosphere have size smaller than wavelength of visible light। जो मॉलिक्यूल हैं एयर के वो अदर फाइन पार्टिकल के एटमॉस्फेयर में उनका साइज क्या है, लाइट की वेवलेंथ से कम है। सिंस द ब्लू हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड, हेंस इट विल स्कैटर द मोस्ट। क्योंकि जो ब्लू की वेवलेंथ है वो रेड से कम है, इसलिए ब्लू क्या होगा, सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू रे लॉ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे स्कैटरिंग क्या होगी, लाइट की घटेगी। इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर व्हाट विल हैपन टू स्कैटरिंग फेनोमेना। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा स्कैटरिंग फेनोमेना का, देयर विल नो स्कैटरिंग एंड स्काई विल अपीयर डार्क। तो स्कैटरिंग होगी नहीं और जो स्काई है वो क्या होगा, डार्क दिखाई देगा। इसके बाद है कलर ऑफ सन ऑफ राइज एंड सनसेट, यानी जब सूरज उगता है और सूरज जब डूबता है तो उसमें क्या कलर होता है, रेड कलर होता है। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर होरिजन, देयरफॉर सनलाइट हैज टू ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ ब्लू लाइट आर स्कैटर्ड अवे बाय पार्टिकल्स। जब सन क्या होता है, सेट होता है या राइज होता है, तब क्या होता है, जो सन होता है वो दूर होता है हमारी धरती से और नजदीक होता है होरिजिन के, और उससे क्या होगा, उससे जो ब्लू लाइट होगी वो बहुत ज्यादा स्कैटर अवे हो जाएगी। और द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ विल रीच अवर आइज, उससे क्या होगी, जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होगी हमारे आंखों को दिखाई देगी। इसीलिए जो सन होगा रेड अपीयर होगा, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ब्लू से ज्यादा है। वाई द डेंजर सिग्नल और साइन आर मेड ऑफ रेड कलर, तो सेम चीज है, रेड कलर क्या होता है, सबसे कम स्कैटर होता है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो वो हमें लार्ज डिस्टेंस तक दिखाई देगा। इसके बाद है एट नून सन अपीयर वाइट, तो नून में सन क्यों वाइट अपीयर होगा, एट नून द सन इज ओवरहेड एंड सनलाइट वुड ट्रेवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिलेटिवली थ्रू द एटमॉस्फेयर, हेंस एट नून सन अपीयर वाइट एज ओनली लिटिल ब्लू एंड वायलेट कलर आर स्कैटर्ड। यानी जो नून के टाइम पे क्या होगा, लगभग सारे कलर स्कैटर होंगे, इसलिए हमें सन वाइट दिखाई देगा। हमारे पास ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड होता है यहीं पे खत्म। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।